नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में फेशर राउल्ट का जो नियम है उसका थोड़ा जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसको कवर करेंगे। यहाँ से भी जो है एक सवाल बन जाता है, ठीक। चलो देखते हैं फिर क्या है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं इस लेसन में, सॉल्यूशन लेसन में, राउल्ट का नियम जो किससे रिलेटेड है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से, ठीक है। तो ये नियम कहता है क्या है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है उस विलयन में घुले हुए विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर इसी चीज को हम फार्मूले के रूप में लिखें, यह लिखा चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी रिवीजन करो इसको। P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N प्लस N। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है कि कौन सी चीज क्या कही जाती है, ठीक। P0 क्या है हमारा, विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इस पूरे को क्या बोलेंगे, विलेय का मोल प्रभाव, जिसके अंदर स्मॉल m क्या होगा, विलेय के मोल, कैपिटल M क्या होगा, विलायक के मोल। यही राउल्ट का नियम है। इसी से न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, या कह लो इसी से न्यूमेरिकल बनते भी हैं, ठीक है। लेकिन इसी नियम को, यानी इस राउल्ट के नियम को अगर एक दूसरे फार्मूले या कह लो दूसरी तरीके से परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है, जहां पे विलेय के मोल प्रभाव दिए गए वहां पे ले लिया जाएगा विलायक का मोल प्रभाव। भाई स्मॉल, यहाँ स्मॉल एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये किसका मोल प्रभाव है, विलेय का। यहाँ ऊपर कैपिटल एम, इसका मतलब किसका मोल प्रभाव है, विलायक का मोल प्रभाव। ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, विलायक का मोल प्रभाव। ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ से निकल के आता है कि विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ये भी राउल्ट का नियम है, ये इसके पहले नहीं लिखा है तो इसको वहीं पे ऐड कर लेना जो है। इसी फार्मूले को या कह लो राउल्ट के नियम को दूसरी तरीके से भी ऐसे समझाया जा सकता है, ठीक है। किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, जिसके अंदर जो है जब समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे P0 यानी कि विलायक का वाष्प दाब का गुणा कर दिया जाता है, ठीक। बात आई समझ में। अब आज हम इस नियम से जो है विलायक का वाष्प दाब और या फिर कह लो विलयन का वाष्प दाब, ये अगर पूछा जाए निकालने को तो कैसे निकालेंगे, ठीक। हालांकि इसके पहले एक न्यूमेरिकल करवाया है, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल उसको देखो। फिर आज हम इसका अगला हिस्सा जो है बताएंगे कैसे हम कुल विलयन का जब दो वाष्पशील होंगे, ठीक, वो अभी आगे बता देंगे। तो लिखो, एक सवाल लिखो, इसको नोट करके एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। देख, हाँ देखो, ये एक सवाल लिखा हुआ है सामने। कह रहा है कि शुद्ध पानी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 23.62 mm है। 50 ग्राम जल में जब 1.5 ग्राम यूरिया घोला गया तो कह रहे हैं कि उसका वाष्प दाब क्या होगा। सवाल समझ लो जो है, कैसे से क्या बता रहा है। कह रहे हैं कि ये एक विलयन रहा होगा, ठीक है। वाष्प दाब जो है कह रहे हैं किसका, पानी का, यानी यहाँ पे शुद्ध पानी रहा होगा। और इस शुद्ध पानी का जो वाष्प दाब है, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, P0 से, इसका वाष्प दाब कह रहे हैं कितना है, 23.62। इसकी इकाई लिखी हुई है mm, hg या केवल mm लिख दो, ठीक। अब इस पानी के अंदर कह रहे हैं कि घोला गया है, पानी की मात्रा कितनी ली गई है, लिख लो यहीं पर जो है क्या क्या दिया गया। अगर पानी की मात्रा, भाई पानी यहाँ पे क्या रहा होगा, विलायक, तो विलायक की मात्रा जो है कितनी रही होगी, साफ साफ लिखा है 50 ग्राम। इस पानी का अगर हम कहें अणुभार, भाई पानी विलायक रहा होगा तो अणुभार को किससे लिखेंगे, कैपिटल M से। तो कैपिटल M कितना होगा, पानी का जो है कैपिटल M कितना होगा, अणुभार होता है इसका 18, ठीक है। H2O की बात कर रहे हैं, इसका अगर अणुभार निकालें तो हाइड्रोजन का होता है 1, है कितने अणु, 2, और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 कम 2 प्लस 16 यानी कितना आ गया, 18। तो ये इसका अणुभार रहेगा 18। देखो अब ये राउल्ट वाष्प दाब लिख गया, राउल्ट का नियम लगने वाला है। इसके पहले क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या गया, फिर अभी बता रहे हैं कौन सा फार्मूला और कैसे इसको निकाला जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ से ये पता चलेगा P0 ये है पानी, इसके अंदर यूरिया बोली गई। क्या बोला गया? बोलो यूरिया। अब यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया का तो पहले सूत्र भी पता होना चाहिए, NH2CO NH2 काम आएगा इसका भी आगे। अब आगे देखो इस यूरिया की अगर बात करें, भाई यूरिया यहाँ पे देखो है क्या? विलेय। तो यूरिया की अगर भार की बात करें तो भार लिखेंगे W, लेकिन ये विलेय तो इसके लिए स्मॉल लेटर, यहाँ पे कैपिटल लेटर था। वो कितना बता रहे हैं कि 1.5 ग्राम। अब अगर हम इसके अणुभार की बात करें यूरिया के तो कितना रखोगे? स्मॉल m रखोगे और वो कितना निकल के आएगा? 60। कैसे 60 निकल के आए? तो ये भी देख सकते हो भाई, जिसको ना आता हो एक बार समझ ले। NH2CO NH2 की अगर बात की जाए और कहा जाए इसका अणुभार बताओ, तो इसमें देखो कौन कौन से जो है परमाणु हैं, उनके सबके परमाणु भार को रख के जोड़ दो, आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु भार होगा 14। अभी हाइड्रोजन का बताया था कितना होता है? 1 है, कितने? 2, तो 2 कम 2 यानी 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन का अगर रखो तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का कितना? अभी लिखो 14। फिर हाइड्रोजन का कितना रखना है? 1 होता है, लेकिन 2 है तो कितना हो जाएगा? 2। अब इनको सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा? 60 आ रहा। तो वही हमने डायरेक्ट रख दिया। अणुभार कितना इसका? 60। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको क्या क्या मालूम हो गया? वाष्प दाब निकालने के लिए विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, विलायक का अणुभार और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध पानी का वाष्प दाब दिया गया तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब इसमें बच यही रहा है, ये पूछेंगे तुमसे विलेय का वाष्प दाब कितना होगा। ठीक, विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, ये इतना नोट करो। जो है जल्दी समझाते हैं इसको जो है कैसे लगाया जाएगा। बात आई समझ में? ऊपर से जगह हमको लेनी पड़ेगी, तो इसलिए इस सवाल को हम यहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक, और समझ लो इसके अंदर अब क्या क्या दिया गया है, सारी चीजें पता है, तो इसको यहाँ से अभी लिखा रहने दो। फिर ऊपर इस फार्मूले के अनुसार या कह लो राउल्ट के नियम के अनुसार ये सवाल लगेगा। पीएस निकालना है तो राउल्ट के नियम का फार्मूला क्या है? P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल N। जब कहा था P0 या PS निकालेंगे तो ये पूरा फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे क्या निकालना होता है? विलेय का भार निकालना होता है, यानी ये निकालना होता है। ठीक है, विलेय का भार निकालना होता तो हम यहाँ पे इसको हटा के क्या लिख देते थे? कैपिटल N। लेकिन अब हमें जो है क्या रखना पड़ेगा? N प्लस कैपिटल N। ठीक, यहाँ पे क्या निकालना है हमको? PS। अब यहाँ पे देखो कि अगर N की बात करें तो क्वेश्चन में कहीं पर N डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन हमको पता है कि स्मॉल n की अगर बात हो रही तो स्मॉल m W अपान स्मॉल m। ये विलेय के मोल बराबर क्या होगा? विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, यानी ये इसके लिए बात हो रही है। यानी हम यहाँ से अगर समझे तो यूरिया के मोल की बात कर रहे हैं, तो यूरिया का मोल यहाँ से हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। भाई देखो W की जगह यहाँ डायरेक्ट चाहे W अपान m रखो आके, या n बराबर इसका मान यहाँ से हम जो है थोड़ा सॉल्व कर लें, वो यहाँ रखें। ठीक, बात एक ही रहेगी, इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे W हमने कितना रखा? 1.5। अणुभार कितना रखा हमने? 60। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं जो है 15 एकम 15 को 60 यानी 1/40 आ गया। अगर इसको दशमलव में रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो 1/40 रहने दो। ठीक, फिर इसी तरह अगर कैपिटल N की, अब जहां N होगा वहां पे हम क्या रखेंगे? 1/40। अगर हम जल के मोल की बात करें, यानी जल का मोल क्या होगा? कैपिटल N। ये यहाँ भी जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अलग से निकाल रहे हैं। तो इसका भार बटे अणुभार, तो भार जल का कितना लिया गया है? जल का भार कितना है? 18 नहीं 50। जल का भार कितना है? 50 और अणुभार कितना लिया गया है? 18। इसको सॉल्व करके देखो भाई, ये कट जाएगा। तो यहाँ से अगर 2 से काट लें तो इसको आ गया 25 और ये 9, तो 25/9। तो इसको जो है चाहे ऐसे ही रहने दो 25/9, या दशमलव में निकालना चाहो तो दशमलव भी निकाल सकते हो। ठीक, दोनों तरीके से जो है हो जाएगा, जैसे जो है बताओ वैसे हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं, अगर दशमलव में इसको लिखना चाहें
तो 40 से अगर 1 को हम भाग दें तो दशमलव लगा के 0, ठीक है। फिर 0 लगा के यहाँ पे 0 कर लिया, तो 40 दूना क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे कितना बचा होगा 20, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव लगा होगा। अब ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0.025। यहाँ पे देखो दिख रहा 0.025, ये कितना आ गया हमारा, ये 1/40 रहा था, जो निकल के आया है 0.025 दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको हम दशमलव में रखना चाहें 25/9 को, ये यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे फिर बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। इसको हम पहले ही निकालें। अब जहाँ पे n दिखेगा वहां समझ जाना हमको डायरेक्ट क्या रखना है ना 0.025। वैसे कैपिटल N जहाँ दिखेगा वहां पे हमें 25/9 रखना, लेकिन इसको भी दशमलव में निकाल लेते हैं भाई। अगर 25 को हम 9 से डिवाइड करें तो 25 से कम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ठीक। तो यहाँ से बचा कितना 7, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक। 9 से 3 लग जाएगा यहाँ पे 63, फिर बचा 7, फिर लग जाएगा 7 बार, फिर 63, तो छोड़ दो, ये लगभग कितना 2.77 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से अगर जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, उनको हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। इन सारी चीजों से हमने क्या निकाल लिया है n, हमें निकालना क्या है PS, P0 भी दिया गया। तो अब यहाँ पे फार्मूले में आ जाओ भाई। P0 का अगर मान देखा जाए तो कितना दिया गया है 23 थोड़ा टाइम लगेगा सवाल में, ठीक है, लेकिन ये सवाल आते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान से समझते चलो, नोट करते चलना। नोट चाहे बाद में भी कर लेना, अपने आप जो समझ लो, फिर अपने आप जो है सवाल को एक बार सॉल्व करना है, ठीक। तो 23.62 ये किसका आ गया जल का वाष्प, माइनस यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है PS, यानी विलयन का वाष्प, अपान फिर से यहाँ पे जो है कितना, ये क्या बोला जाएगा P0 23.62 बराबर n की जगह हमें क्या रखना 0.025 अपान, फिर n की जगह 0.025 प्लस कैपिटल N की जगह पर 2.77, ठीक। देखो अगर यहाँ पे हम ये n की जगह ये रखते और ये सारा काम हमको यहाँ करना पड़ता तो थोड़ा जो है दिक्कत हो सकती थी जो है, ठीक। तो इसलिए हमने पहले इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमको इन दोनों के योग की। तो इन दोनों के योग को अगर देखा जाए तो भाई 2.7 में अगर जोड़ना 2.77 में हमें जोड़ना क्या है 0.025, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 और 2 हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 2। यानी देखा जाए अगर तो यहाँ नीचे हमने ऐड किया तो ये निकल के आया 2.795। देखते हैं हम, ये जोड़ घटाना ना गलत हो जाए बस। यहाँ पे ऊपर क्या बचा है 0.025, ठीक। अब यहाँ से देखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा 62 माइनस PS अपान 23.62। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझ में आ रहा होगा कैसे किया जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक। चलो राउट को लिखा रहने तो चलो हटाओ, तो राउट को भी हम गायब कर देते हैं। ये हमारे पास इतनी जगह आ गई। अब यहाँ से इसका जो है कैंची गुणा करो तो इसका इसके साथ गुणा होगा, यानी अभी आ गया होगा 23.62 इंटू 2.795 माइनस इसका गुणा इसके साथ रहा होगा 2.795 इंटू क्या रहा होगा यहाँ पे PS इज इक्वल टू, अब इसका गुणा इसके साथ रहा होगा तो ये आ जाएगा 23.62 इंटू 0.025, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे पहले हमें इसका गुणा पता होना चाहिए, फिर इसका गुणा पता होना चाहिए, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इन दोनों का अगर गुणा निकाला जाए तो इन दोनों का गुणा देखो कितना आएगा, गुणा करके देखो
देखो समझते हैं क्या करना था भाई, इन दोनों का गुणा करना है। यहाँ से गुणा करने के बाद देखो ये मान आएगा हमारा 66.03790। ठीक, ऐसे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.59050। अब इसके बाद अगर आगे चाहो तो अपने आप ही कर सकते हो, नहीं तो देखो जाके ये यहाँ पे हमने इतना रखा 66 माइनस ये रखा बराबर इन दोनों का गुणा कितना आया 0.59। ये रख के इसको जो है सॉल्व करते गए तो ये जो है आ जाएगा, ध्यान से समझोगे। ठीक, फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो है एक आंसर आएगा और वो आंसर कितना है इसको भाग दे के देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा जो है आसान करने के लिए हम कर क्या सकते थे, इस 23.62 को हम 23.6 लिख सकते थे आसान करने। बाकी अब कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिखो। ठीक है, इसका आंसर 23.4 के समथिंग आएगा, कुछ 23.4 के आसपास कुछ आ जाएगा। पॉइंट में इधर उधर थोड़ा होगा। ठीक है, अब तुम अगर आसान इसको बनाना चाहो, पहले तो यही नोट करना हो तो इस हिसाब से नोट करना। तो अगर आसान हम थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहें तो आंसर लगभग सेम आएगा, कुछ पॉइंट में अंतर होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, यहाँ से 5 हटाएंगे तो सीधा सीधा 9 हटाएंगे 8 बन गया होगा। ऐसे ही इसको हटाना चाहे तो 5 हटा के क्या हो गया हमारा 2.8 हो गया। ठीक, ये 6 बना सकते हैं, ये तो खैर ऐसे ही रहेगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगी और इसी हिसाब से गुणा करते जाएंगे तब भी आंसर लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा अंतर रहेगा। ठीक, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो जो है, जिन क्वेश्चंस में जो है कहा जाए विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करिए कितना है PS। ठीक, वो सवाल उठाओ, पूछे गए सवाल और इसी तरह से प्रैक्टिस करो जो है। इसके पहले वाली वीडियो में इस टाइप के भी सवाल कराए थे जिनके अंदर कहा जाएगा विलेय का अणुभार ज्ञात करो, यानी M निकालने को कहा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी जो पिछला वीडियो देख सकते हो या देखा ही होगा। वो क्या बताया था, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N, और N की जगह हम रख देते हैं W अपान M, और इसकी जगह जब रखेंगे हम W बटे M तो इसको सॉल्व करके देखोगे M का मान यहाँ से निकला। ठीक, इसको नोट करो, फिर आप बढ़िया थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा, उसका भी सवाल पूछा गया, नोट करके जो है वो सवाल लिखो अगला वाला। देखो अभी तक जो राउल्ट का नियम चल रहा था, ठीक है, वो नियम ये बता रहा था जब हमने विलायक में कोई ऐसा पदार्थ डाला था जो कैसा था, अवाष्पशील। ठीक, कैसा था, अवाष्पशील, यानी जिसको गर्म करने पर वाष्प ना बनती हो। ठीक, वाष्प ना बने उसी को हम बोलेंगे अवाष्पशील। जैसे नमक, चीनी, यूरिया वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे हमारे अवाष्पशील पदार्थ। लेकिन अब इसी जो है नियम का दूसरा पार्ट जिसमें कहा जाएगा कि जब विलयन में दोनों घटक कैसे हों, वाष्पशील। दोनों घटक का मतलब यहाँ पे हमारा किससे है, विलायक से और विलेय से। मतलब अब कहने का हमारा यहाँ पे या ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार कि पानी के अंदर कोई ऐसा पदार्थ घोला जाए जो खुद भी वाष्पशील हो, जैसे HCl मान लो घोल दिया जाए, एथिल अल्कोहल घोल दिया जाए, तो तब क्या जो है शर्त होगी जो है, या क्या नियम कहेगा। तो कहते हैं कि उस समय, ध्यान समझना, जो लिख लिया है जिससे जो है थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो जब विलयन में दोनों घटक क्या हों, वाष्पशील, तो वहां पे जो है राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा, मतलब ये जो हमने विलयन लिया, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, जिसको हमने लेटर माना है P टोटल या कुल, तो इस विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन के अंदर मान ले एक द्रव A है और एक द्रव क्या है B, भाई एक विलेय और एक विलायक, दोनों कैसे हैं, वाष्पशील। तो कह रहे हैं कि इस विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, इस विलयन में उपस्थित दोनों द्रवों के, ठीक है, दोनों द्रवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ध्यान समझो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी विलयन में जब दोनों घटक कैसे हों, वाष्पशील, तो उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, उन दोनों घटकों के
उन दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, ना कि वाष्प दाब के योग के बराबर। ठीक है भाई, इसका वाष्प दाब कुछ देंगे, इसका वाष्प दाब देंगे, तो उन दोनों का जोड़ नहीं, इन दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। अब आंशिक दाब क्या है वो भी आगे समझो। ठीक, तो वही ये पहले नोट कर लेना कि जो है ऐसे लिखना, फिर बताना कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित घटकों, अब घटक वही है हमारे विलय और विलायक, लेकिन बार बार विलय विलायक न लिखना पड़े तो हम क्या मानना सिंबल ए और बी के आंशिक दाबों का योग होता है, जिसको हमने जो है एक सिंबल बना लिया कि अगर पूरे विलयन का वाष्प दाब हम क्या मान लें पी टोटल या कुल लिख दो तो बराबर क्या होगा, अगर एक घटक को ए माना और एक घटक को बी, तो ए घटक का आंशिक दाब और बी घटक का आंशिक दाब, दोनों को हम आंशिक दाब बोलेंगे, लेकिन ये ए घटक का रहेगा और ये बी घटक का, अगर एक विलय का और एक विलायक का। फिर अब ये आंशिक दाब और वाष्प दाब में संबंध क्या होता है, तो उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे याद रखना है कि जो आंशिक दाब होता है किसी भी घटक का, मतलब हम अगर ए घटक की बात कर रहे हैं तो आंशिक दाब आप ए वो बराबर क्या होगा, उसी ए के जो है वाष्प दाब के और उसी द्रव ए के मोल प्रभाव के बराबर होगा। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, नोट करो भी समझाते हैं। फिर किसी भी घटक का आंशिक दाब जो होगा उस घटक के वाष्प दाब इनटू मोल प्रभाव के बराबर होगा। ठीक, इसको नोट करो, फिर हम इसको समझा रहे हैं। जो है यहाँ से नोट भी हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं, ना नोट हो पाए तो वीडियो को रोक के जो है नोट कर लेना। ठीक, और जिसको जो है देखो दो चीजें बता देते हैं, जिसको वीडियो में कोई मतलब जैसे यहाँ पे वीडियो ऑन करोगे 3 पॉइंट मिलेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे, तो इसको टिक करोगे तो यहाँ से देखोगे एक मतलब जो है लिस्ट टाइप किया जाएगी, उसमें जो है एक स्पीड करके ऑप्शन रहता है, तो स्पीड में भाई जिसको स्लो लग रहा हो तो स्पीड में जाके 2x गुना या 1.5 गुना करके देख सकता है, थोड़ा जल्दी वीडियो हो जाएगी। उसी के ऊपर एक जो है रहता है क्वालिटी का जो है ऑप्शन, तो क्वालिटी में जो है मैक्सिमम 480 जिसपे लिखा हो या 360 उस पे कर लेना जो है तो थोड़ा साफ दिखेगा। ठीक, ये दोनों चीजें ऐसे पता होंगी, लेकिन फिर भी जो है जिसको ना मालूम हो तो इस तरह से, क्योंकि कभी कभी वीडियो की क्वालिटी में अपने आप 144 लग जाता तो साफ नहीं लग पड़ता। तो हम आंशिक दाब की बात बता रहे हैं, तो आंशिक दाब को यहाँ से समझ लो एक बार। अगर हम एक बर्तन लें और इस बर्तन में कहें कि 2 घटक हैं ए और बी, ऐसे नीचे करके लिखें 2 घटक हैं। ठीक है, इस विलयन के दाब को हम कुल दाब को क्या मान है पी कुल, वो हम बराबर बता रहे हैं कि विलयन का, ठीक है, विलयन ए का जो आंशिक दाब होगा प्लस विलयन बी का, विलयन ना कहो, घटक ए का आंशिक दाब प्लस घटक बी का आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। फिर ये कहा कि जो आंशिक दाब है वो भी बराबर क्या होता है वाष्प दाब, ये लिख लेना P0 क्या है, P0 ऊपर लिखे दे रहे हैं, ये लिखा तो है वाष्प दाब और ये क्या है मोल प्रभाव। तो जहां पे Pa लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको P कुल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P0 इंटू XA, XA क्या है मोल प्रभाव A, प्लस इसके लिए हम क्या लिखेंगे PA0 कर रहे हैं। ठीक है, PB0 इंटू, अब B की बात हो रही तो XB। ठीक, ये फार्मूला बन जाएगा, बनाओ चाहे ऐसे इसको अलग से याद रखो जो। ठीक है, अभी सवाल में बताएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इस चीज को अप्लाई करके एक बार जो है देख लेते हैं, फिर एक सवाल देते हैं। जैसे हमने बताया कि अभी इस तरह का जब सवाल बनाएंगे तो देंगे जो है ए के कहेंगे 2 मोल और बी के कहेंगे 3 मोल या कुछ भी मान लो जाए, भूले गए, और इसका कहेंगे कुछ ना कुछ वाष्प दाब देंगे, कहेंगे इसका वाष्प दाब 70 है और इसका वाष्प दाब 80 mm है। ठीक है, दोनों को आपस में मिलाया गया, तो कह रहे हैं कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो निकाल के बताओ। तो भाई कुल वाष्प दाब तो तभी हम निकाल पाएंगे जब PA और PB मालूम होगा। तो PA निकालने के लिए यानी इस घटक A का वाष्प दाब जो होगा वो बराबर क्या होगा घटक A के मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज वाले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, जब मोल प्रभाज निकालना होगा तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है,
मोल प्रभाज याद रखते कि नहीं याद? मोल प्रभाज जिसका भी निकालना होता है उसके मोल ऊपर, जैसे ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ए के मोल ऊपर अपान विलेन के अंदर अगर दो घटक ए और बी हैं तो ए के मोल प्लस बी के मोल, ये होता है। तो वैसे समझो अगर हम इसका आंशिक दाब निकाल रहे हैं, ठीक, तो या कर लो इसका हम पहले मोल प्रभाज निकाल लें, तो मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, इसके मोल ऊपर और कुल मोल कितने हैं 3 2 5 नीचे, ठीक। तो हम कहें कि बताओ अब यहाँ पे पीए क्या होगा, इस घटक ए का आंशिक दाब क्या होगा, तो बोल अभी बताओगे कि जो है इसका वाष्प दाब इंटू इसका मोल प्रभाज, तो बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब दिया ही है 70 इंटू और ये भी हमने निकाल के देखा 2/5 काट लोगे जो आएगा। ऐसे बी का अगर हम कहें बताओ आंशिक दाब कितना होगा, तो कहोगे बी का देखो वाष्प दाब कितना है, तो 80 इंटू इसका मोल प्रभाज कितना आएगा, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए इसके मोल ऊपर, टोटल मोल कितने हैं विलेन के अंदर 5, तो जो है 5 निकाल लोगे, ठीक। इस तरह से जो है ये समझना है तुमको। यहाँ पे याद बस 2 फार्मूले रखने हैं कि आंशिक दाब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाष्प दाब को मोल प्रभाज से गुणा करना पड़ेगा। एक सवाल लिखो भी समझ में आ जाएगा मुझे। देखो समझो ये सवाल कह रहा है कि 2 द्रव ए और बी लिए गए हैं, ठीक है, चित्र से समझ लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके अंदर 2 द्रव मिलाए गए हैं ए और बी, जिनके वाष्प दाब क्रमशः बताए गए हैं कि ए का वाष्प दाब यानी इसका P0 कितना दिया गया है 80 P0A और इसका P0B कितना दिया गया है, कह रहे हैं कि 60 mm है, ठीक है। दोनों के वाष्प दाब दिए गए तो इकाई लिखी हुई। यदि कह रहे हैं कि द्रव ए के, ठीक है, द्रव ए के 3 मोल यानी इसके कितने मोल लिए जाएं, n बराबर इसके कितने हैं 3 और इसके कितने मोल लिए जाएं यानी NB कितने मोल लिए जाए 2 मोल मिलाए जाए तो प्राप्त विलेन की, यानी अब ये जो विलेन तैयार हुआ इस विलेन का हमें कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करोगे इसके लिए, हाँ फार्मूला लगाओ, चाहे डायरेक्ट जो है समझो फार्मूला भाई अगर लगाना है तो देखो क्या करना क्या पड़ेगा भाई, हमें अगर कुल निकालना है तो कुल बराबर क्या होगा PA प्लस PB। PA और PB क्या है आंशिक दाब, इनको निकालने के लिए क्या करेंगे हम PA और PB की जगह PA की जगह हम क्या रखेंगे PA इंटू XA प्लस इसकी जगह क्या रखोगे P0B यानी वाष्प दाब V इंटू मोल प्रभाज V, ये रखना है, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे जो है समझो कि तो अगर हम P कुल की बात करें तो PA और PB अलग अलग चाहे निकाल लो, ठीक है। एक दो बात समझ जाओगे, वैसे ऐसे ही लगाना है, ठीक, समझ जाओगे तो डायरेक्ट बिना फार्मूला के भी हो जाएगा। अगर P कुल बराबर निकाला जाए तो देखो A के कितना है वाष्प दाब, तो कहोगे 80, तो वही हमने 80 रखा इंटू जो भी हम यहाँ पे रख रहे हैं उसका देखो कि मोल प्रभाज कितना बनेगा, तो मोल प्रभाज के लिए टोटल मोल काउंट कर लो कितने हैं 5, लेकिन इसका मोल कितना है तो 3 कहोगे तो 3, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 5, चाहे लिखो 3 प्लस 2 या डायरेक्ट रख लो प्लस ये समझ लो हमने क्या लिखा है PA और PB की जगह आ जाए तो B का वाष्प दाब देखो जाके कितना है 60, तो लिखोगे 60 इंटू B का मोल प्रभाज, तो B का मोल प्रभाज निकालने के लिए 2/5, ठीक। बस इसको काट लो यहाँ से 5 से, अगर इसको काटें तो 5 एकम 5 हो जाएगा 30, 16 85 होता तो सीधे 16 कर लो, ये 12 पंचे 60 होता है, तो यहाँ से देखो 16 48 हो गया और प्लस 12 दूना 24 हो गया, दोनों को जोड़ लिया अगर 4 12 2 चलेंगे 72 mmHg हो जाएगा, चाहे केवल mm लिखा रहेगा। ये कुल विलयन का वाष्प दाब हो गया, ठीक। बोलो बात समझ में आई, इसे समझ लो जब इस टाइप के सवाल होंगे तो हमें डायरेक्ट ये नहीं कि ये 60 प्लस 80 जोड़ दिया जो है कितना आ गया हमारा 140, ये गलत हो जाएगा। हमें कैसे निकालना है, ए का मोल निकाल लेना हमें आंशिक दाब, आंशिक दाब मतलब जो भी ये दिया है इंटू मोल प्रभाज, इसी तरह बी का निकालोगे जोड़ दोगे,
एक दो बार प्रैक्टिस करो जो समझ में आ जाएगा। ये सवाल भी जो है इम्पोर्टेंट में है, ठीक है, पूछा जाता है डायरेक्ट, यही सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको जो है नोट करो। अब अगला जो वीडियो होगा तो उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, अब क्वथनांक की बात करेंगे। ठीक, थोड़ा जो है कुछ मतलब जो है टाइम इंटरवल के बाद वीडियो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक, और जो है क्या बोलते हैं, मतलब पीछे से देखते रहना जो है। ठीक, पिछली वीडियो जरूर, अगली वीडियो देखने के पहले पिछली वीडियो जो है देखी हुई होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक, ठीक है फिर।